अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या जीके स्कॉलरशिप जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसकी एप्लीकेशन अनाउंस हो गई हैं? अगर अनाउंस नहीं हुई तो कब अनाउंस होंगी? हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है जीकेएस का, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं और हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीके स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या, जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी। तो जीके स्कॉलरशिप वो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ईच ईयर, ताकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो अपनी जो हायर एजुकेशन है, उसे साउथ कोरिया आकर परस्यू कर सकें या कंप्लीट कर सकें। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। मीन्स के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी ट्यूशन फीस से लेकर आपके मंथली स्टाइपेंड तक, और इस तरह के बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं जिनके बारे हम आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए हम बात करते हैं कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कौन से ऐसे डिग्री प्रोग्राम हैं जिसे हम जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 3 किस्म के जो प्रोग्राम है उसे आप स्टडी कर सकते हैं अंडर द ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो नंबर 1 है वो हमारे पास मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, एंड नंबर 2 हमारे पास पीएचडी जिसको डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम कहा जा सकता है, एंड नंबर थर्ड वन इज़ द रिसर्च प्रोग्राम। ईच ऑफ दीज़ प्रोग्राम हैज़ इट्स ओन ड्यूरेशन। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम मास्टर प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, तो उसका जो डिग्री ड्यूरेशन है वो कितना होता है? तो अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर का होता है। जिसमें से 2 ईयर आपका जो है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है, और जो 1 ईयर होता है वो आपका कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम होता है। तो इन टोटल आपको 3 ईयर की जो डिग्री प्रोग्राम है वो आप कंप्लीट करते हैं अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि पीएचडी यानी डॉक्टोरल के लिए, तो इसमें आपका जो डिग्री प्रोग्राम है वो 3 ईयर का होता है, एंड प्लस 1 ईयर का आपका जो कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो होता है। तो इन टोटल 4 ईयर के लिए आप डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करें रिसर्च प्रोग्राम की, तो रिसर्च प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर। इसमें आपका कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम तो नहीं होता, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है कि जो उस स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर या रिसर्च वर्क पर काम करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ आइडिया है रिलेटेड टू देयर रिसर्च और उसको कैरी आउट करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका जो रिसर्च आइडिया है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो कितना टाइम लेगा, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ टू 1 ईयर होता है। तो ये बेसिकली 3 हमारे पास प्रोग्राम हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। नंबर 1 इज़ द मास्टर डिग्री प्रोग्राम, जो कि आप तब स्टडी करेंगे जब आप बैचलर कर आ रहे हैं। नंबर 2 इज़ द डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम, जिसके लिए अप्लाई करेंगे अगर आप मास्टर अपना कंप्लीट कर आ रहे हैं। एंड नंबर थर्ड वन इज़ द रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट है, कुछ रिसर्च थीम है, कुछ रिसर्च आइडिया है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो हमें कौन-कौन से बेनिफिट हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बारी-बारी अब देखते हैं कि वो कौन-कौन से बेनिफिट हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ी है उसको कवर अप किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर, और इसी के साथ स्टूडेंट को मंथली जो अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट को सेटलमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है कि जब वो फर्स्ट टाइम कोरिया आता है और उस टाइम पर जो उसे अमाउंट दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेटलमेंट अलाउंस। और इसी के साथ स्टूडेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर अप होती है। स्टूडेंट को एयर फेयर टिकट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जब आए तो उस टाइम पे जो उसका ट्रैवल एक्सपेंस है उसको थोड़ा कवर अप किया जा सके। इसी के साथ-साथ जो कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है, यानी उसकी भी जो कॉस्ट है, उसका भी जो एक्सपेंस है वो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कवर होता है। वो स्टूडेंट जिनका कोरियन लैंग्वेज के अंदर अच्छी प्रोफिशिएंसी होती है, उनको भी एक स्पेसिफिक ग्रांट दी जाती है, और वो स्टूडेंट जो थीसिस अपना लिखते हैं, उनकी जो थीसिस प्रिंटिंग कॉस्ट है वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी रिसर्च पर काम करते हैं, तो उनको रिसर्च सपोर्ट फी भी प्रोवाइड की जाती है।
एंड लास्ट पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो स्टूडेंट जो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, उनको डिग्री कंप्लीशन ग्रांट प्रोवाइड की जाती है जब वो अपने डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इट्स मीन कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट को जो कि किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्टडी करने के लिए कोरिया आना चाहते हैं अंडर दिस जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं, क्योंकि अगर हम एलिजिबल होंगे तभी हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ़ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपने मीट करना है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। तो जो सबसे पहली बात है वो ये कि आपके पास जो है कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, और ना सिर्फ आपके पास बल्कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पास भी कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जो एज लिमिट है ग्रेजुएट प्रोग्राम की वो 40 इयर्स ऑफ एज है। 40 ईयर ऑफ एज तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक एज क्राइटेरिया है जो कि डिफाइन किया गया है ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो वो स्टूडेंट जो मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, और वो स्टूडेंट जो किसी पीएचडी यानी डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके पास मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है, और वो स्टूडेंट जो किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके पास किसी भी पार्टनर यूनिवर्सिटी का जो इनविटेशन लेटर है उसका होना ज़रूरी है, ताकि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो अब बात करते हैं कितने मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर मैं मास्टर के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तो बैचलर के अंदर, और अगर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मास्टर के अंदर कितना जो है वो एक क्राइटेरिया है मार्क्स का जो कि मैं होल्ड करूँ ताकि मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकूँ। तो अगर हम सीजीपीए स्केल की बात करें तो अगर आप जो मिनिमम है, ये मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम सीजीपीए की, यानी इतना कम से कम आपके पास होना चाहिए और इतना या इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो अगर आप जो सीजीपीए है अगर 4.0 स्केल की बात करें उसमें से 2.64 को होल्ड करते हैं, या अगर 4.3 स्केल की बात करें उसमें से 2.80 को होल्ड करते हैं, तो ये वो मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका सीजीपीए इतना या इससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी तरह अगर आपका सीजीपीए का स्केल 4.5 का है तो आपका जो मिनिमम सीजीपीए है वो 2.91 होना चाहिए, यहाँ इससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपका सीजीपीए का स्केल 5.0 का है तो आपका जो मिनिमम सीजीपीए है दैट शुड बी 3.23। तो ये वो मिनिमम सीजीपीए है जिसको आपने होल्ड करना है अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आपका सीजीपीए इतना या इससे ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सके। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर की जाए तो इतना क्राइटेरिया तो आपका एटलीस्ट होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह समटाइम क्या होता है कि हमारा जो ग्रेड्स और मार्क्स हैं वो स्कोर परसेंटाइल में होते हैं। तो इन केस अगर आपके जो ग्रेड्स और मार्क्स हैं वो स्कोर परसेंटाइल में हैं, तो अगर आप 80% या 80% से ज़्यादा स्कोर परसेंटाइल को होल्ड करते हैं आउट ऑफ 100, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और या अगर आप अपनी क्लास के अंदर जो टॉप 20% स्टूडेंट हैं उनमें फॉल करते हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये पूछते हैं कि अगर अभी हम अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, यानी अगर हमारा अभी लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ या अभी हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो क्या हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप डेफ़िनेटली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपका वो जो रिज़ल्ट है ऑफ़िशियल आपको उसे प्रोवाइड करना होगा। लेकिन जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आप जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट जो सर्टिफ़िकेट है उसकी बेसिस पर अप्लाई करेंगे, और जब आपको रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा देन आपने उस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपने जो अपना ऑफ़िशियल जन ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट जो है उसको आपने सबमिट करवाना है। तो अगर आप अभी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं तो आप डेफ़िनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पर एक इम्पोर्टेंट बात, समटाइम क्या होता है कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ने खुद सेट किए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने ये भी देखना है कि जो भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं, क्या उस यूनिवर्सिटी का कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं है। तो इन केस अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना कुछ एडिशनल जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट सेट की हुई हैं, तो देन आपने उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। नाउ वी विल मूव टुवर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, दैट इज द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है
तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपके पास होना ज़रूरी है, जिनको आपने मस्ट सबमिट करना है ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें? तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है वो आपका जीके स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट होगी जो आपने सबमिट करनी है, एंड देन आपने एक जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उसको सबमिट करना है। जीकेएस का एग्रीमेंट फॉर्म होता है जिसको आपने सबमिट करना है, और पर्सनल मेडिकल असेसमेंट फॉर्म होता है, वो भी आपने सबमिट करना है। और इसी तरह आपका जो स्टडी प्लान है आपने उसको भी सबमिट करना है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जो स्टडी प्लान है वो उन स्टूडेंट ने सबमिट करना है कि जो मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट जो किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उन्होंने अपना स्टडी प्लान जो है वो सबमिट नहीं करना, या स्टडी प्लान रिसर्च प्रोग्राम के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो मास्टर या डॉक्टोरल यानी जो पीएचडी प्रोग्राम है उसके अंदर आपका जो स्टडी प्लान है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आपका रिसर्च प्रपोजल, ये वो डॉक्यूमेंट है कि जो सिर्फ जो रिसर्च प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उन्होंने सबमिट करना है। मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सबमिट नहीं करना। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो आपका लेटर ऑफ इन्विटेशन है। वो स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उन्होंने अपना जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है उसको भी सबमिट करना है, जो कि वो रिसीव करेंगे किसी भी पार्टनर यूनिवर्सिटी से। तो अब बात करते हैं कि अगर मैं मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए या रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तो इन तीनों कंडीशन के अंदर मैंने कौन-कौन सी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो है उन्हें सबमिट करवाना है। तो इन केस अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर आपने अपना जो बैचलर की डिग्री है, जो मास्टर की डिग्री है और जो पीएचडी की डिग्री है और इनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है इसको सबमिट करवाना है रिसर्च प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। इन केस अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं यानी डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस केस के अंदर आपने अपनी जो बैचलर की डिग्री और जो मास्टर की डिग्री है और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और जो मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करवाना है। और इन केस अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपनी जो बैचलर की डिग्री है और जो बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करवाना है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जिसको आपने सबमिट करना है वो आपका जो है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपका और आपके पेरेंट का, और जो फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट है आपका आपने उसको सबमिट करना है। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो कि रिक्वायर्ड है, लेकिन इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। मीन्स कि अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप उन्हें सबमिट करवा सकते हैं। इन केस अगर आपके वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो उन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कुछ आपने पब्लिकेशन की हैं तो आप उनके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो कोरियन प्रोफिशिएंसी का कुछ टॉपिक लेवल स्कोर है जो कि वैलिड है, आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपके पास आईएलटीएस यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर है तो आप उसको भी सबमिट करवा सकते हैं। बट इन केस अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इनके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो कि रेलेवेंट टू सम एप्लीकेंट होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेंट है उनको सबमिट करना होता है। तो इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट आपसे रेलेवेंट हैं तो आपने उनको भी सबमिट करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब स्टूडेंट इस जीके स्कॉलरशिप और ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा होता है। एंड मेक श्योर करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाते हैं इनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिनको यहाँ तो आपने अपोस्टल करवा कर सबमिट करना होता है या आपने इन्हें कंसोलर कन्फर्म करवा कर सबमिट करना होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म रिक्वायर्ड होंगे आपने उनको वैसे ही सबमिट करना है। अगर तो आप जो है वो अपोस्टल जो सर्विस है उसको अवेल कर सकते हैं तो देन आप उनको अपोस्टल करवा दें। मीन्स कि अगर वो सर्विस आपके लिए अवेलेबल है तो आप उन्हें अपोस्टल करवा सकते हैं। बट इन केस जहाँ पर अपोस्टल सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसी कंडीशन में उन डॉक्यूमेंट्स को फिर कंसोलर कन्फर्म करवा कर सबमिट करेंगे। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आपने सबमिट करना है एट द time of GK scholarship for graduate program, depending upon whether you're applying for the master program, for the PhD program or the research program, as the number of document may vary for each program in which you are applying for. अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई किस तरह से करना है। एक्चुअली हाउ टू अप्लाई फॉर द जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए दो तरीके होते हैं जिसको हम ट्रैक कहते हैं। वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक, अनदर वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। अब इन दोनों ट्रैक का थोड़ा जो प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम पहले एम्बेसी ट्रैक की बात करें तो एम्बेसी ट्रैक में एक्चुअली क्या होता है कि
आप जो अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसे जो कोरिया की एम्बेसी आपके कंट्री में है उनको आपने सबमिट करवानी होती है। और जो एम्बेसी ट्रैक होता है यहाँ पर जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक को चूज़ कर रहे हैं तो आपको टोटल 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। जिसमें से जो 1 सेट होगा वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होगा और जो 3 सेट होंगे वो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ होंगे। और एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो 3 यूनिवर्सिटी को इस तरह से चूज़ करना है कि यूनिवर्सिटीज़ की 2 टाइप होती हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। तो आपने यूनिवर्सिटी इस तरह से चूज़ करनी है कि जो एक यूनिवर्सिटी है आपकी जो आपने चूज़ करनी है, तीनों में से वो एटलीस्ट टाइप बी में से होना ज़रूरी है। और एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि हमारे पास जो सिलेक्शन होती है वो 3 राउंड में होती है। सबसे पहले क्या होता है कि एम्बेसी जो है वो कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है और उनके नेम को NIIED को फॉरवर्ड करती है। देन NIIED क्या करती है कि उन कैंडिडेट को फर्दर शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन कैंडिडेट के नेम्स को यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करती है। देन यूनिवर्सिटीज़ उन कैंडिडेट के नेम को फर्दर शॉर्टलिस्ट करने के बाद दोबारा NIIED को बताती है और NIIED जो है वो फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी अनाउंसमेंट करती है। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है वो स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है एम्बेसी ट्रैक के अंदर जिसके अंदर 3 राउंड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ट्रैक की तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन होती है उसे डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना होता है जिसके अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने सबमिट करने होते हैं वो सिर्फ एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जो कि ओरिजिनल होते हैं। और अगर बात करें यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिलेक्शन किस तरह से होती है तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो है ना वो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन आपकी यूनिवर्सिटी करती है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन होती है उसमें यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाया होता है। और जो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होता है उसमें जो NIIED जो है जो रिकमेंडेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको फर्दर सेलेक्ट करती है। और लास्ट पर फिर NIIED जो है वो जो शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके जो रिजल्ट है उनको अनाउंस करती है। तो इस तरह से कुछ सिलेक्शन होती है हमारे पास एम्बेसी ट्रैक के अंदर और यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर। और एक बात याद रखनी है कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, कभी भी आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट नहीं करना क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न नहीं किए जाते। तो इन केस अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोबारा से इशू हो सकते हैं तो आप उनको सबमिट करवा सकते हैं। बट इन केस अगर वो इशू नहीं हो सकते तो ऐसी कंडीशन में या तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपोस्टल करके सबमिट करवाना है या उनको कंसोलर कंफर्म करके सबमिट करवाना है। एंड एट द लास्ट अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस कब अनाउंस होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बार-बार पूछ रहे थे कि जीके स्कॉलरशिप के बारे में बताएं और एप्लीकेशन कब अनाउंस होंगी, क्या ओपन है या क्लोज हो चुकी हैं। तो जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है वो फेब के अराउंड ओपन होती हैं, माइट बी इन द मिड ऑफ फेब और इन द स्टार्ट ऑफ फेब। तो अभी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन नहीं हुई लेकिन अभी एप्लीकेशन ओपन होंगी अराउंड द मिड और द अर्ली फेब। तो उस टाइम पर आपने अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करवाना है। और जो डेडलाइन है वो एक्चुअली वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कि हम एम्बेसी ट्रैक से जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी ट्रैक से जा रहे हैं। दोनों ट्रैक की जो डेडलाइन है वो वेरी करती है, कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होती। सो आई होप सो कि थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर टू यू एंड आई थिंक अभी आपके पास इनफ टाइम है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को गैदर करने में, डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करने में, एप्लीकेशन को एक कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो कोशिश करें अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें क्योंकि अगर आप अर्ली प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा। सो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।